हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, नवरोज पर्व किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी यहूदी या फिर ऑप्शन डी पारसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारसी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो नवरोज पर्व है ये पारसी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन बी दलदली क्षेत्र, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलदली क्षेत्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि दलदली क्षेत्र के संरक्षण हेतु रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। और याद रखिएगा कि आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जून, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लेटराइट मिट्टी है ये मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो याद रखिएगा काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी थायराइड या फिर ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है इसी को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या फिर हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि है और इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने टीबी, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी मधुमेह या फिर ऑप्शन डी एड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्स। दोस्तों, याद रखिएगा कि एड्स रोग के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन आपके सामने 1894, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1988 या फिर ऑप्शन डी 1972। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1952। दोस्तों, याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संशोधित वन नीति कब आई थी तो याद रखिएगा 1988 में आई थी। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 750 किलोमीटर। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे बीच में से भूमध्य रेखा गुजरती है जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है और भारत की स्थिति यहाँ पर है। यानी कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से लेकर इस भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है यहाँ से विषुवत रेखा के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अवसाद ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने येलो नदी,
ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए येलो नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि चीन की येलो नदी और भारत की गंगा नदी सबसे अधिक अवसाद करने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। दोस्तों याद रखिएगा कि यकृत को ही मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। याद रखिएगा कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन लगभग 1500 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछा जाता है यूरिया का निर्माण किस ग्रंथि में होता है तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन, किसके उत्पादन के लिए भूमि आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने जिट्रोफा, ऑप्शन बी मशरूम, ऑप्शन सी यूट्रिकुलेरिया या फिर ऑप्शन डी बीटी कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशरूम। दोस्तों याद रखिएगा कि मशरूम एक कवक है और कवक को उत्पादन के लिए भूमि का आवश्यक होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो आपके घर में जो अचार का डब्बा होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि तेल की कमी होने पर उसमें फफूंद आ जाता है, वो वाइट सा दिखने लगता है, यानी कि वो एक कवक है। यानी कि कवक के उत्पादन में कभी भी भूमि का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ वो भूमि में भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा कि जो पर्णहरित होता है यानी कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन आपके सामने हैं समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार या फिर ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 32 है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का दिल कहा है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी दोदाबेट्टा, ऑप्शन सी नारचू या फिर ऑप्शन डी सैडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोदाबेट्टा। दोस्तों याद रखिएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो मिलाने वाली पहाड़ी है वो नीलगिरी की पहाड़ी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेट्टा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा अन्नाईमुदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा सैडल पीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा नारचू है। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी जीरोफियर, ऑप्शन सी क्रिएलोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीरोफाइट्स। दोस्तों याद रखिएगा कि रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को जीरोफियर कहा जाता है। ऐसे पौधे जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई में जाती है उनको क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है और ऐसे पौधे जो कि चट्टानों पर उगते हैं उन्हें लिथोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन आपके सामने हैं BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 की हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 की हुई थी। इसी तीसरी बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है और याद रखिएगा कि भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? आपको यहाँ पर केल्विन में मानव शरीर का तापमान बताना है। ऑप्शन ए है 310 केल्विन, ऑप्शन बी 102 केल्विन, ऑप्शन सी 410 केल्विन या फिर ऑप्शन डी 280 केल्विन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 310 केल्विन। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने विनोबा भावे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी देविका रानी या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों याद रखिएगा कि सरस्वती सम्मान पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो हरिवंश राय बच्चन जी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो याद रखिएगा विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने माही नदी, ऑप्शन बी जायरे नदी, ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी या फिर ऑप्शन डी नील नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जायरे नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने गिद्धा, ऑप्शन बी मुखौटा, ऑप्शन सी गरबा या फिर ऑप्शन डी तेरा ताली। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।